गुड मॉर्निंग। क्लास 40 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे, देसी डुआ से आपका क्या तात्पर्य है। देसी डुआ क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी पीडीएफ में आंसर हाईलाइट करके भी हमने दे रखा है सभी क्वेश्चंस को। बैच के बारे में, पीडीएफ के बारे में या मेंबरशिप के बारे में आप सभी को विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे, देसी डुआ से आपका क्या तात्पर्य है। प्रेग्नेंट ओमेन का गर्भाशयी एंडोमेट्रियम या फिर जाइगोट के विभाजन के लगभग 96 घंटे बाद बनी 16 कोशिकीय संरचना जो कि शहतूत के समान प्रतीत होती है, या फिर ट्रोफोब्लास्ट की सिंसियोट्रोफोब्लास्ट से निकले अंगुली नुमा उभार। इन सभी के बारे में आप सभी को बताएंगे विस्तार से। सबसे बाहरी भ्रूणीय कला। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट आंसर आप सभी देख लीजिए, प्रेग्नेंट ओमेन का गर्भाशयी एंडोमेट्रियम, इसी को देसी डुआ कहा जाता है। बेसिकली ये होता क्या है, ध्यान से आप सभी समझेंगे। और अगर आपको एक बार चीज़ें अगर अच्छे से समझ में आ गई तो उसके बाद फिर आपको कभी भूलेंगे नहीं। और हमारा प्रयास यही होता है कि प्रश्नों के उनके आंसर को रटने के बजाय आप उनको समझने की कोशिश करिए। एक बार अगर आप सभी समझ लेंगे, उसके बाद चाहे कितने भी कैसे भी क्वेश्चन आए उस टॉपिक पर, वो क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से आप सभी देखेंगे। ये गर्भाशय है पूरा पूरा, और ये देखेंगे तो फैलोपियन ट्यूब या फिर इसी को यूटेरिन ट्यूब भी कहा जाता है, या इसी को डिम्ब वाहिका, डिम्ब नलिका भी कहते हैं। मैं जितने भी नाम यहाँ पर रिपीट करता हूँ या जितने भी नाम आप सभी को यहाँ पर बताते हैं, सभी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछा जा सकता था। आपको पता होना चाहिए सभी नाम। तो इसको यूटेरिन ट्यूब या फिर फैलोपियन ट्यूब या फिर डिम्ब वाहिका या डिम्ब नलिका भी कहते हैं। और ये जो यहाँ पर खाली क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं यूटेरिन कैविटी। यूटेरिन कैविटी, कैविटी मतलब खाली स्थान। अब यहाँ पर देखिए, ये भ्रूण हो गया। आप लोग जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइज्ड अंडे को जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। फिर उस युग्मनज में द्विगुणन की प्रक्रिया आरंभ होती है, यानी कि सबसे पहले शुक्राणु और अंडाणु कोशिका मिलकर के एक सिंगल कोशिका बनाते हैं। उसके बाद फिर द्विगुणन यानी कि 2 गुना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, यहाँ तक जो है द्विगुणन की प्रक्रिया होती है। और इसी दौरान ये फैलोपियन ट्यूब से तैरते हुए गर्भाशय में आकर के, गर्भाशय की जो अंदरूनी परत होती है, गर्भाशय की कुल 3 परत होती है। सबसे बाहरी पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम बीच वाली परत, और सबसे अंदरूनी परत होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, इसी एंडोमेट्रियम परत में बच्चा यानी भ्रूण, जैसे ही जायगोट यहाँ पर आता है उसका नाम भ्रूण हो जाता है। तो यहाँ पर एंडो, गर्भाशय की सबसे अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम में आकर के आरोपित या इम्प्लांट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये एंडोमेट्रियम परत से या परत में आकर के इम्प्लांट होता है, उसके बाद एंडोमेट्रियम परत कुछ मोटी हो जाती है। एंडोमेट्रियम परत कुछ मोटी हो जाती है, यानी कि कुल मिलाकर के देसी डुआ एंडोमेट्रियम की जो मोटी परत है उसी को कहा जाता है। और देसी डुआ का काम क्या होता है, भ्रूण को माता के साथ इंटरफेस प्रदान करना, यानी संपर्क प्रदान करना, जिससे बच्चे को पोषण, श्वसन, अपशिष्ट पदार्थ, इनका आदान प्रदान हो सके। यानी कि श्वसन और पोषण माता से बच्चे को मिलता है और अपशिष्ट पदार्थ बच्चे का वो माता को जाता है। तो इतना काम होता है देसी डुआ का। यानी कि जो गर्भाशयी एंडोमेट्रियम परत होती है, यही परत मोटी हो जाती है जैसे ही भ्रूण इम्प्लांट होता है गर्भाशय में आकर के, और इसी को बोलते हैं देसी डुआ। कुछ चीज़ें आप सभी और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे सर्विक्स में म्यूकस प्लग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बच्चा फ्लोट करता है, तैरता रहता है, बच्चे को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। 100 ml से इसकी मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। इसकी मात्रा कम होने पर तब भी एक दिक्कत, प्रॉब्लम, उसका अलग नाम है उस डिजीज का। अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तब भी वो अलग डिजीज का नाम है, ठीक है।
और बच्चा जहाँ पर कनेक्ट होता है, जस्ट जहाँ पर बच्चा कनेक्ट होता है माता के साथ एंडोमेट्रियम परत में, उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोरियन, यहाँ पे डेसिडुआ, इन्हीं दोनों का संयुक्त नाम है प्लेसेंटा। तो इतनी सारी बातें आप सभी को पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, ये जो डेसिडुआ होता है यानी कि एंडोमेट्रियम की जो मोटी परत होती है, गर्भावस्था को मातृ प्रतिरक्षा प्रणाली से भी बचाती है। प्लेसेंटा के निर्माण में इसकी भूमिका होती है। ठीक है, इतनी सारी बातें अगर आप सभी को समझ में आ गई होंगी तो फिर अब डेसिडुआ के बारे में कैसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा आप लोग गलत नहीं करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और एक चीज़ यहाँ पर आप सभी और देख लीजिए, जैसे हमने आप सभी को बताया था कि एक बीमारी होती है गर्भावस्था की बीमारी, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ चीज़ें थोड़ा सा आप सभी पहले से रिपीट हो रही हैं, फिर भी अगर आपने पहले की क्लास अगर आपने देखी हो ना देखी हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं, हम यहाँ पर बार बार उन चीज़ों को रिपीट करेंगे ताकि आप सभी को वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएँ। तो एंडोमेट्रियोसिस, मेट्रिकली या मेट्रियोसिस, ठीक है, ये पूरा इसका उच्चारण होगा। तो एंडोमेट्रियोसिस बीमारी में क्या होता है, यही जो एंडोमेट्रियम परत होती है, ये फिर ये परत कहीं और बनने लग जाती है। ठीक है, ये परत फैलोपियन ट्यूब में बनने लग जाए या फिर गर्भाशय के बाहर कहीं बनने लग जाए। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम होती क्या है, इसी जो डेसिडुआ की जो परत है, यानी जो डेसिडुआ है एंडोमेट्रियम की जो मोटी परत है, तो डेसिडुआ में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी यानी असामान्यता, यानी किसी भी प्रकार की अगर उसमें दिक्कत होती है तो उसको फिर एंडोमेट्रियम में होने वाली प्रॉब्लम से समझा जाएगा और इसको एंडोमेट्रियोसिस कहा जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो गया था पहला वाला ऑप्शन। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। निम्न में से मोरूला के बारे में सत्य कथन है। हमारी कोशिश ये होती है कि केवल आपको क्वेश्चन आंसर बताते न चले, यानी कि जब आप हमारी ये क्लास देखिए तो आपको लगना चाहिए कि आपकी तैयारी हो रही है। क्वेश्चन आंसर तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करिए, मोरूला क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है राइट आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आप सभी ध्यान से केवल एक बार सुन लीजिए, बस अब फिर आपको कभी भूलेगा नहीं। ये हो गया फैलोपियन ट्यूब ऐसे, और यहाँ पर ये आप हो गया गर्भाशय। ठीक है, अब आगे देखिए आप सभी, यहाँ पर अंडा फर्टिलाइज हुआ, यानी कि शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका मिलकर के सिंगल कोशिका बन जाते हैं। इसको बोलते हैं, यानी निषेचित अंडे को बोलते हैं जाइगोट, या इसी को बोलते हैं युग्मनज। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम प्लीज़ आप सभी सुनते चलेंगे, ध्यान से याद करते चलेंगे। बहुत सिंपल सारी चीज़ें होती है, बस आप सभी एक बार अच्छे से समझ जाएं। अब जैसे ही अंडा फर्टिलाइज हुआ, इसके बाद अंडा यहाँ से, यानी फर्टिलाइज अंडा यहाँ से, जिसका नाम युग्मनज हो चुका है, अब ये फैलोपियन ट्यूब से तैरते हुए गर्भाशय में आता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट चरण। ब्लास्टोसिस्ट चरण, क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट चरण बोलते हैं। और इस ब्लास्टोसिस्ट चरण में होता क्या है, अंडाणु कोशिका और शुक्राणु कोशिका मिलकर के सिंगल कोशिका बन गए, निषेचन हो गया अंडे का। अब ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 कोशिकाएं बनेंगी छोटी छोटी। शहतूत के अगर आप पौधे देखे होंगे, शहतूत का अगर आप फल देखे होंगे तो उसमें देखेंगे एक ही फल के साथ कई सारे फल उसमें आपस में अटैच होते हैं, मतलब इस तरह से। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ऐसे देख लीजिए आप सभी, ऐसे इसमें बिल्कुल ऐसे अटैच रहेंगे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप सभी। जैसे ही अंडा यहाँ पर निषेचित हुआ, इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया जाइगोट, या इसका नाम पड़ गया युग्मनज। अब इस जाइगोट में विभाजन स्टार्ट होगा। कैसा विभाजन, द्विगुणन, मतलब 2 गुना होगा। 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से फिर 8 और 8 से 16 तक, बस 16 तक। तो जाइगोट के विभाजन के लगभग 96 घंटे बाद, मतलब कितना हो गया, 4 दिन के बाद। ठीक है, 96 घंटे बाद बनी 16 कोशिकीय संरचना जो कि शहतूत के समान प्रतीत होती है। यानी कि अब ये जब यहाँ पर पहुँचता है गर्भाशय में, तो इसमें लगभग जो है 16 कोशिकाएं, लगभग नहीं 16 कोशिकाएं बन जाती, 1 से 16 कोशिकाएं, यानी उसका डिवाइड होते होते वो डिवाइड होकर के 16 कोशिकाएं बन जाता है और शहतूत के समान संरचना बना लेता है। इसी को कहा जाता है मोरूला, इसी को कहा जाता है मोरूला।
यानी कि जैसे ही अंडा निषेचित हुआ, अब यहाँ से बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। हालांकि अभी इसका नाम क्या है, युग्मनज या फिर जाइगोट है। वास्तविक विकास कहाँ से आरंभ होता है, जहाँ से भ्रूण का विकास होना आरंभ होता है, गर्भाशय के अंदर। यानी कि भ्रूण के विकास के पूर्व होने वाली जो प्रारंभिक विकास की अवस्था है उसको मोरूला सपोर्ट देता है, सहयोग प्रदान करता है। यानी कि निषेचन के ठीक बाद और इस ब्लास्टोसिस्ट चरण, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस ब्लास्टोसिस्ट चरण के पहले पहले जो कुछ भी विकास की अवस्था होती है उसी को कहा जाता है मोरूला, उसी को कहा जाता है मोरूला। इसका एक नाम और भी है तूतक, ठीक है, इसका एक नाम और भी है तूतक। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को याद रहना चाहिए। और इसी मोरूला के चरण में इस फर्टिलाइज्ड अंडे में कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। यानी कि भ्रूण के विकास और बच्चे के जन्म की प्रक्रिया में सबसे जो शुरुआती चरण है उस चरण का नाम है मोरूला चरण। मोरूला चरण के बाद ही बास्टूला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बास्टूला का निर्माण होता है, बास्टूला का निर्माण होता है। फिर जब ये गर्भाशय में पहुंच जाता है तो वहां पर इसका नाम भ्रूण हो जाता है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आंसर इसका बी हो गया था। फिर से सुन लीजिए आप सभी। जैसे ही अंडा निषेचित हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला नामक स्थान पर, वहीं से उस अंडे में विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसी को मोरूला कहा जाता है। यानी विभाजन होने के बाद जब उसमें कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, इसी को मोरूला कहा जाता है। और भ्रूण के विकास की ये प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक चरण है। यानी एकल कोशिका, युग्मनज की एकल कोशिका विभाजित होकर के बहुत सारी कोशिकाएं बना लेता है। और ये प्रक्रिया आरंभ कब होती है, जब अंडा शुक्राणु कोशिका के द्वारा निषेचित हो जाता है। उसके बाद ये प्रक्रिया आरंभ होती है। और भ्रूण के विकास की सबसे पहली जो प्रारंभिक जो विकास की अवस्था है, पहला जो विकास का चरण है, यही से आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नॉर्मल अवस्था में प्रेगनेंसी की अवधि होती है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे। एक होता है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, और एक होता है गर्भाधान। यानी कि जहां से निषेचन की प्रक्रिया आरंभ होती है 14वें दिन से, यानी कि मासिक धर्म आरंभ होने की डेट के 14वें दिन से प्लस माइनस 1 दिन 2 दिन हो सकता है, अलग अलग महिलाओं में अवस्था के अनुसार, उनके, ठीक है, उनकी अवस्था के अनुसार। तो आमतौर पर सामान्य अवस्था में ये माना जाता है कि 14वें दिन से ओवुलेशन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और इसी ओवुलेशन के दौरान ही अगर शुक्राणु कोशिका अवेलेबल होता है, अगर कपल को, दंपति को बच्चे की अगर उनकी इच्छा होती है, तो इसी समय अंडा निषेचित होता है शुक्राणु कोशिका के द्वारा। तो यहाँ से तो गर्भाधान की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। लेकिन जब भी गर्भावस्था की बात की जाएगी तो जो अंतिम जो महामारी जो आई हुई होती है, यानी जो लास्ट पीरियड आया होता है, उसके पहले डेट से माना जाता है। और इस हिसाब से अगर वहाँ से काउंट करेंगे पूरे गर्भावस्था की अवधि को, तो 280 दिन या फिर 40 सप्ताह या फिर 9 महीने 7 दिन, ये तीनों ही आपको याद रखना है। 38 वीक्स अगर कहीं पर अगर आएगा तो जहाँ से अंडा फर्टिलाइज होता है, गर्भाधान, वहाँ से 38 वीक होगा। लेकिन अगर गर्भावस्था की अवधि पूछेंगे तो हमें पहले डेट से कंसीडर करना पड़ेगा। यानी उस मासिक चक्र, उस महीने के मासिक चक्र की पहले तिथि से हमें काउंट करना पड़ेगा गर्भावस्था की पूरी अवधि को। तो कुल मिलाकर के 9 महीने 7 दिन या फिर 9 महीने 1 वीक या फिर 40 सप्ताह या फिर 280 दिन, ये होती है नॉर्मल अवस्था में प्रेगनेंसी की कुल अवधि। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रेगनेंसी में पाए जाने वाला अंग जो कि विकासशील भ्रूण को माता की यूटेरिन वाल से जोड़ता है तथा भ्रूण की पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, आपको बताना है राइट आंसर।
इसी इमेज को आप सभी दोबारा से देखिए। ये जो प्लेसेंटा है, यानी कि गर्भाशय की अंदरूनी परत, एंडोमेट्रियम, यही परत मोटी हो जाती है जैसे ही भ्रूण आरोपित होता है गर्भाशय के अंदर। इसी को डेसीडुआ कहा जाता है। और यही डेसीडुआ कोरियन के साथ मिल करके आप देखेंगे एक प्रकार की संरचना बनाते हैं। इसी को कहा जाता है प्लेसेंटा, गर्भनाल। यही प्लेसेंटा माता से बच्चे को पोषण, न्यूट्रिशन और श्वसन प्रदान करता है और बच्चे का उत्सर्जी पदार्थ माता को जाता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में पाए जाने वाला अंग कौन सा है? प्लेसेंटा अंग है, जो विकासशील भ्रूण को माता की यूटेरिन वाल से कनेक्ट करता है और भ्रूण की पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। क्या बोलेंगे इसको? प्लेसेंटा बोलेंगे, केवल डेसीडुआ नहीं बोलेंगे। अगर प्लेसेंटा ऑप्शन में नहीं होता तो आप डेसीडुआ कर सकते थे। क्वेश्चन का आंसर करने से पहले क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लेसेंटा ऑप्शन में नहीं होता तो डेसीडुआ राइट आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज द राइट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्लास के बारे में थोड़ा सा आप सभी जान लीजिए। एक तो देखिए, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो एक ज्वाइन बटन दिखेगा आप सभी को, यानी कि यहाँ से आप मेंबरशिप ले सकते हैं क्लास की। इसमें आपको पर मंथ 299 की फ़ीस पेमेंट करनी होती है और पीडीएफ के लिए आपको हम एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करते हैं। यानी जैसे ही आप मेंबरशिप ले लेते हैं उसके बाद हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये पहली प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया क्या है? टेलीग्राम चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल इस प्रकार से बनाया गया है कि आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मॉक टेस्ट, यूट्यूब वाली क्लास भी आपको यहाँ पर मिलेगी। लाइव क्लास शाम को 7 बजे होता है, जो कि यूट्यूब पर और आपको टेलीग्राम पर सेम आपको 7 बजे ही मिलेगा। क्लास का लिंक आप सभी को मिल जाएगा। इसी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसमें कोई अलग से पीडीएफ के लिए कोई अलग से आपको ग्रुप ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब पे मेंबरशिप में अगर आप हैं तो आपको अलग से एक पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल वाले बैच में आपको अलग से कोई पीडीएफ के लिए ग्रुप ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। आपको यहीं पर पीडीएफ भी मिल जाएगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको यहीं पर मिल जाएगा और मॉक टेस्ट, जैसे आप लोग मॉक टेस्ट करते होंगे ना, उस तरह से मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा टाइम के साथ में। मॉक टेस्ट के लिए थोड़ा सा आप सभी को वेट करना पड़ेगा। एक बार हम अधिक से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दें, कम से कम 10,000 इतना हमारा टारगेट है, कम से कम इतने क्वेश्चन आंसर करा दें आप सभी को। और इसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में, थियरी के साथ में कराएंगे हम। और मॉक टेस्ट भी हम बीच बीच में आपको कम से कम वीकली, कम से कम सप्ताह में 1 से 2 बार आपको मॉक टेस्ट हम जरूर देंगे। और एग्ज़ाम से 2-2.5 महीने पहले मॉक टेस्ट आपको डेली मिलेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, आप सभी मान लीजिए कोई सिस्टर है, उनको केवल पीडीएफ चाहिए, आपको केवल पीडीएफ चाहिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो टेलीग्राम चैनल वाली जो बैच है ये, इसमें 1 टाइम आपको फ़ीस पेमेंट करना है 1499 की। केवल आपको एक बार फ़ीस देना है, फिर दोबारा आपको फ़ीस नहीं देना पड़ेगा पूरे एग्ज़ाम डेट तक के लिए। और इसमें जो आप यूट्यूब पर मेंबरशिप से जुड़ेंगे, इसमें आपको पर मंथ की फ़ीस देनी होगी 299 की। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन क्या है? अगर किसी सिस्टर को केवल पीडीएफ चाहिए, हालांकि पीडीएफ से आप बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप क्लास देखना ही नहीं चाहते हैं, आप केवल पीडीएफ ही देखना चाहते हैं, तो उस स्थिति में चूंकि आप देखेंगे पीडीएफ में केवल आपको क्वेश्चन आंसर दिखेंगे, लेकिन जो हम वीडियो या जो लाइव क्लास कराते हैं उसमें देखेंगे तो पूरे हम चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि कुछ पीडीएफ आपको हम थियरी क्लास के भी देंगे, कम से कम 100 से भी ज़्यादा पीडीएफ, कम से कम 100 से ज़्यादा पीडीएफ आपको हम थियरी क्लास के भी देंगे, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको केवल पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप सभी पीडीएफ के लिए आप सभी जुड़ सकते हैं। और इसके लिए 1 टाइम फ़ीस है 499 की, और ये फ़ीस आपके एग्ज़ाम डेट तक के लिए है। लेकिन इसमें इस पीडीएफ वाले बैच में आपको केवल पीडीएफ मिलेगा, यानी कि यहाँ पर ना तो लाइव क्लास आपको मिल पाएगा, ना ही कोई रिकॉर्डेड क्लास, ना ही कोई भी मॉक टेस्ट, यानी केवल आपको पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, केवल पीडीएफ। हालांकि मॉक टेस्ट के समय हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कराएं, भले ही आप इस टेलीग्राम वाले बैच में ऐड हो या ना हो। यानी कि मॉक टेस्ट आप सभी के लिए हम अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे, आप चाहे मेंबरशिप वाले में हो
इसमें रहेंगे टेलीग्राम चैनल वाले बैच में, तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आप केवल पीडीएफ वाले बैच में ज्वाइन करते हैं, अब इसमें देखिए पीडीएफ वाला बैच अलग से बनाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन कुछ सिस्टर उनकी वो ये कह रहे थे, आप लोगों में से आप लोग बहुत लोग चाहते होंगे कि हमें केवल और केवल पीडीएफ मिले, हम क्लास नहीं देख पाते हैं, किसी भी रीजन से आप कहीं ड्यूटी करते होंगे या फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते। ठीक है, तो आपको इस 3 यहाँ पर ऑप्शन है, आपको जिस प्रकार से भी हमारे बैच से जुड़ना हो, आप डायरेक्टली हमें कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं, कैसे जुड़ना है क्या है। ठीक है, तो इसमें जो टेलीग्राम वाला बैच है और यहाँ पर जो पीडीएफ वाला बैच है, इसमें सबसे पहले आप सभी को फ़ीस पेमेंट करना होता है। फ़ीस पेमेंट करने के लिए आप जिस नंबर पर हमें कॉल करते हैं उसी नंबर पे आप हमें यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। उसकी स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको, आप जिस बैच के लिए आप पेमेंट करेंगे आपको उस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और यूट्यूब पर मेंबरशिप वाली क्लास में आपको यहाँ पर स्वयं वहाँ पे फ़ीस पेमेंट करना होता है, आपको स्वयं वहाँ पे ज्वाइन करना होता है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है, पूरी जानकारी है क्लास को लेकर के। वीडियो को आप सभी लोग प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये हमारा नंबर है क्लास ज्वाइन करने के लिए, आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम बैच पर जो 1499 की फ़ीस है, ये फ़ीस केवल एक बार है आपके एग्ज़ाम डेट तक के लिए। ठीक है, और इसी तरह से पीडीएफ वाला जो बैच है उसमें भी 499 की फ़ीस केवल एक बार के लिए, एग्ज़ाम डेट तक के लिए, एग्ज़ाम चाहे जब होता है। लेकिन जो यूट्यूब मेंबरशिप वाली क्लास है उसमें आपको पर मंथ फ़ीस पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, फीटस में होने वाले विकास के दौरान 8 सप्ताह की समयावधि पर दिखाई देने वाले परिवर्तन है। फीटस क्या है? भ्रूण को ही तो फीटस बोलते हैं। तो भ्रूण में होने वाले विकास के दौरान 8 सप्ताह मतलब लगभग 2 मंथ, 2 महीना की समय अवधि कंप्लीट होने पर दिखाई देने वाले परिवर्तन है। आपको बताना है राइट आंसर। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। फीटस की लंबाई लगभग 42 से 44 सेंटीमीटर, ये तो गलत है बिल्कुल। फेटोस्कोप द्वारा प्रथम बार भ्रूण की हार्ट साउंड सुनी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको राइट आंसर करना है, तो क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फेटस की लंबाई यानी भ्रूण की लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर तथा वजन लगभग 2 ग्राम होता है 8 सप्ताह के समय अवधि कंप्लीट होने पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसके बाद, गर्भधारण से पूर्व प्री कनेक्शनल काउंसलिंग यानी कि पूर्व परामर्श के तत्वों में शामिल है। आपको बताना है राइट आंसर। उन जोखिम कारकों का पता लगाना जो कि प्रेगनेंसी के दौरान माता अथवा उसके गर्भस्थ शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, महिला को गर्भधारण से लगभग 1 महीने पहले से ही फोलिक एसिड की गोलियां देना प्रारंभ करना, ये भी बिल्कुल सही है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को टीटी के 2 टीके आवश्यक रूप से लगवाने की सलाह देना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टीटी वाला जो टीका है आप देखेंगे तो वर्तमान में टीडी के नाम से लगाया जाता है, टीडी के नाम से, टिटनेस डिप्थीरिया या फिर टीएडी के नाम से, टिटनेस एंड डिप्थीरिया, पहले टीटी के नाम से लगाया जाता था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्न में से गर्भावस्था के प्रथम ट्राइमेस्टर में दिखाई देने वाले लक्षण है। ट्राइमेस्टर क्या है? 3-3 महीने के समय काल को ट्राइमेस्टर कहा जाता है। 9 महीने की अवधि को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया। पहला ट्राइमेस्टर पहला, दूसरा, तीसरा महीने को बोलते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर चौथे, 5वें और 6ठे महीने को बोलते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरा त्रैमासिक 7वें, 8वें और 9वें महीने को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि पहले ट्राइमेस्टर यानी पहले ट्राइमेस्टर का मतलब क्या हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा महीना, इसमें दिखाई देने वाले लक्षण हैं। आपको बताना है राइट आंसर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मासिक चक्र का अनुपस्थित होना, एमोनोरिया, महिला द्वारा अपने गर्भस्थ शिशु की सक्रिय गतिविधि महसूस करना, ये गलत है।
पहले ट्राइमेस्टर की बात यहाँ पर हो रही है। फंडल ऊंचाई का जीफिस्टनम के स्तर पर मौजूद होना, ये पहले ट्राइमेस्टर की विशेषता नहीं है, ये होगा नहीं। तो यहाँ पर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। मासिक चक्र का अनुपस्थित होना, यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है तो दूसरे महीने की जो पीरियड की डेट आनी होती, मासिक चक्र की जो डेट आनी होती, फिर वो डेट नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक गर्भवती महिला में डिलीवरी की संभावित तिथि, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, ईडीडी, यानी कि एक्सपेक्टेड अनुमानित, डी फॉर डिलीवरी और दूसरे वाले डी से डेट। तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट या फिर संभावित तिथि, डिलीवरी की संभावित तिथि ज्ञात करने का सूत्र है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। जिस महीने में मासिक चक्र नहीं आता है उसके पहले वाले महीने, यानी उसके पहले वाले मासिक चक्र जो आ चुका है, यानी जो लास्ट पीरियड की पहली डेट होती है, ठीक है, अंतिम मासिक चक्र का प्रथम दिन से 280 दिन काउंट करते हैं। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि अंतिम मासिक चक्र के प्रथम दिन से 9 महीने प्लस 7 डेज, तो ये राइट आंसर होता, या फिर 40 वीक्स, ये भी राइट आंसर होता, या फिर 280 दिन, ये तीनों ही आपको याद रखना है। 280 दिन अगर रहे, या 9 महीने 7 दिन रहे, या 9 महीने 1 वीक रहे, या फिर 280 दिन रहे, या फिर 40 वीक्स रहे, तो ये सभी के सभी राइट आंसर होते हैं। यानी कि जो लास्ट पीरियड आ चुका होता है, मासिक चक्र आ चुका होता है, उसके पहले दिन से 280 दिन की अवधि मानी जाती है। इस प्रकार से एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट को ज्ञात किया जाता है। आजकल देखेंगे अल्ट्रासाउंड जो विधि है उसके माध्यम से भी डिलीवरी डेट बताई जाती है चिकित्सक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सिंगल टोन गर्भावस्था के दौरान एक महिला में होने वाली वजन वृद्धि है। गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन बढ़ने की मात्रा गर्भावस्था पूर्व वजन पर निर्भर करती है। अधिकांश महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान वजन कैसे बढ़ता है, अगर उसमें देखा जाए तो पहली तिमाही में, यानी जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, पहला दूसरा तीसरा महीना, इसके दौरान 1 से 2 केजी वेट बढ़ता है। सारी चीज़ें ध्यान से रखिए, आप लोग सुनते चलेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो पहला ट्राइमेस्टर है, पहली तिमाही है, यानी पहले दूसरे तीसरे महीने के अंत तक आते आते महिला का वजन 1 से 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। उसके बाद हर सप्ताह में, यानी कि 3 महीना कंप्लीट होने के बाद प्रत्येक सप्ताह में लगभग आधा केजी, 0.5 केजी वजन बढ़ता है। यानी 3 महीने 7 दिन के बाद लगभग आधा केजी वेट और बढ़ जाएगा, फिर 1 हफ्ता पूरा होने पर आधा केजी वेट और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से वेट बढ़ता जाता है, ठीक है। कुछ जो वेट बढ़ता है बच्चे की वजह से और पोषण की वजह से भी माँ का वेट बढ़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली तिमाही में, यानी पहले दूसरे तीसरे महीने के अंत तक माता का वजन लगभग 1 से 2 किलोग्राम तक बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, और उसके बाद प्रत्येक सप्ताह में आधा किलोग्राम, यानी कि 0.5 केजी वजन प्रति सप्ताह की दर से बढ़ता जाता है। अब मान लीजिए कोई महिला है, उनका वजन पहले से कम है, तो उनको ये अनुशंसा की जाती है कुछ ज़्यादा वजन बढ़ाने की, और जिनका वजन पहले से ठीक है तो उनको जो है लगभग 4 से लेकर के 11 किलोग्राम तक वजन बढ़ाना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए, तो उसको नॉर्मल माना जाएगा। और जिस महिला का वजन प्रेगनेंसी से पहले काफ़ी कम रहा होगा तो उनके लिए कम से कम 13 से लेकर के 18 किलोग्राम तक, 13 से लेकर के 18 किलोग्राम तक उनका वजन बढ़ाना चाहिए। ऐसी कोशिश होनी चाहिए उनके द्वारा, यानी कि प्रॉपर उनके खान पान पर ध्यान दे करके। लेकिन सामान्य अवस्था की अगर बात कर लेंगे तो 11 किलोग्राम आपको यहाँ पर याद रखना है, 11 किलोग्राम, यानी कि सिंगल टोन गर्भावस्था के दौरान एक महिला में होने वाली वजन वृद्धि लगभग 11 किलोग्राम है। अब इसमें अगर जुड़वा बच्चा है तो उसमें वजन कुछ ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ाने के साथ साथ स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, टहलना, अच्छी नींद, ये सभी के सभी आवश्यक होते हैं। सकारात्मक विचार मन में आने चाहिए, ये सभी के सभी आवश्यक होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर।
एक गर्भवती महिला द्वारा कम से कम कितनी प्रसव पूर्व यात्रा आवश्यक रूप से करनी चाहिए? यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कितनी बार टहलना चाहिए? क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर घुमा करके पूछा गया है। एक तो होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने सप्ताह तक यात्रा करना सुरक्षित होता है, तो उसका आंसर होता है 14 से लेकर के 28 वीक तक, 28 वीक तक। ठीक है। और इस प्रकार से अगर जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 बार कि 4 बार। 4 बार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी कि गर्भवती माता का काफ़ी देर तक कहीं पर एक जगह बैठे रहना या फिर काफ़ी देर तक लेटे रहना, तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए असुविधाजनक होता है, बच्चे के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यानी कि प्रॉपर उनको आराम भी लेना आवश्यक होता है, प्रॉपर उनका टहलना भी होना चाहिए, व्यायाम भी होना चाहिए। हल्के व्यायाम की बात की जाती है। व्यायाम का मतलब है कि हल्के फुल्के अगर घर का काम करते रहेंगे तो उतना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसके बाद, प्रेगनेंसी की 28 सप्ताह की अवधि पर, 28 वीक्स की अवधि पर, इतने ही अवधि के बाद अगर आप देखेंगे कि एबॉर्शन अलग चीज़ होती है, लेकिन एक वर्ड हमने आप सभी को बताया था स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ अगर आप सभी को याद होगा 28 वीक्स के बाद, और उसकी कुछ कंडीशन होती है कि 1 किलोग्राम से ज़्यादा वजन होना चाहिए। लंबाई को लेकर के भी हमने आप सभी को बताया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, प्रेगनेंसी की 28 सप्ताह की अवधि पर फंडल ऊंचाई का स्तर होता है, फंडल ऊंचाई का स्तर। सबसे पहले आप सभी इसका आंसर देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को विस्तार से। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्बिलिकस तथा जिफिस्टनरम को मिलाने वाली रेखा के निचले 1/3 भाग तथा ऊपरी 2/3 भाग के मिलान बिंदु पर। यानी कि लगभग जो है 28 सेंटीमीटर के आसपास ये ऊंचाई होती है। 28 सप्ताह के बाद फंडल जो ऊंचाई होती है लगभग 28 सेंटीमीटर, प्लस माइनस इसमें 2 सेंटीमीटर और मान के चल सकते हैं। बेसिकली जो फंडल ऊंचाई होती है, फंडल हाइट होती है, गर्भाशय के शीर्ष और प्यूबिक बोन, नीचे वाला जो पार्ट है, प्यूबिक वाला पार्ट है, प्यूबिक बोन के बीच की दूरी होती है। और ये डिपेंड करता है, ये ऊंचाई डिपेंड करता है भ्रूण के विकास की दर और उसकी सिचुएशन के बारे में। यानी कि इस फंडल ऊंचाई को मापने का उद्देश्य क्या होता है? यह पता लगाना होता है कि भ्रूण बच्चा अपेक्षित रूप से वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसकी ऊंचाई कम होगी इसका मतलब बच्चे के विकास में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। कुछ और चीज़ें अगर आप सभी जानना चाहेंगे तो गर्भावस्था के 20 सप्ताह, ये तो यहाँ पर 28 वीक्स लिखा है, तो गर्भावस्था के 20 सप्ताह से पहले 20 वीक से पहले फंडस की ऊंचाई बहुत कम होती है, यानी कि उसमें पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई होती है। और प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद, 36 वीक के बाद फंडस धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाता है। फंडल ऊंचाई की जो माप है गर्भ में भ्रूण के विकास का अनुमान लगाने का एक तरीका है। मतलब बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इससे एक अनुमान लग जाता है बच्चे के विकास को लेकर के। अब यहाँ पर आप सभी इस इमेज को ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया प्यूबिक बोन, और ये हो गया गर्भाशय का ऊपरी भाग, मतलब ऐसे ये गर्भाशय ऐसे हो गया, तो ये हो गया ऊपरी भाग, सर्विक्स नीचे हो गया, तो ये गर्भाशय का ऊपरी भाग है, मतलब ये ऊपरी भाग हो गया। बच्चा जैसे जैसे विकास करेगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चा विकास करेगा तो फिर ये जो हाइट है ये लंबाई बढ़ती जाएगी, फंडल हाइट या फंडल ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ये प्लेसेंटा हो गया, ये गर्भाशय हो गया, प्यूबिक बोन हो गया, और ये गर्भाशय का ऊपरी भाग है। और यही जो बीच की जो हाइट लंबाई होती है इसी को बोलते हैं फंडल हाइट। 20 सप्ताह से पहले इसकी हाइट मेजर नहीं की जाती, 20 सप्ताह के बाद इसकी हाइट मेजर की जाती है। और आप देखेंगे कि 20 सप्ताह 24 वीक्स से 28 वीक्स,
तो फंडल हाइट की लंबाई ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। तो क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने क्या देखा कि अम्बिलिकस कॉर्ड तथा जिफिस्टनरम को मिलाने वाली रेखा के निचले 1/3 भाग तथा ऊपरी 2/3 भाग के मिलान बिंदु पर, इसमें अम्बिलिकस कॉर्ड क्या होता है या अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? ये प्लेसेंटा आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पर। इसी प्लेसेंटा को ही अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, डायरेक्टली क्वेश्चन अम्बिलिकल कॉर्ड ही पूछ देगा एग्जाम में। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कहें या प्लेसेंटा कहें या गर्भनाल कहें, जैसे देखेंगे एंडोमेट्रियम की परत मोटी हो गई तो उसी का नाम डेसिडुआ हो गया था। ऐसे ही गर्भनाल को अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहा जाता है। तो प्लेसेंटा कह लें, गर्भनाल कह लें या अम्बिलिकल कॉर्ड कह लें, इनका काम क्या होता है? माता से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को भ्रूण तक पहुंचाना। और आप देखेंगे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये बेसिकली ये प्लेसेंटा हो गया, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। मतलब यहाँ से जो ये कनेक्ट करता है बच्चे को, ये चीज़ ये, ठीक है, थोड़ा सा दोनों में अंतर है। तो ये हो गया प्लेसेंटा और ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली एक लचीली ट्यूब जैसी संरचना होती है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है एक तरफ और एक तरफ बच्चे से जुड़ा होता है। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी और जान लीजिए। इसमें 3 वाहिकाएं होती हैं, इसके अंदर 3 नलिकाएं होती हैं, 3 नलिकाएं इसके अंदर। और तीनों का काम क्या होता है? एक जो नलिका होती है प्लेसेंटा से भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाती है। बाकी जो 2 नलिकाएं होती हैं अपशिष्ट पदार्थ को वापस भ्रूण से प्लेसेंटा को देते हैं, प्लेसेंटा से माता को जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड, मैं इसको पूरा रफ कर देता हूँ, आपको यहाँ पर फिर से देखने में आसानी होगी। ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। इसके अंदर 3 नलिकाएं होती हैं ऐसे ऐसे। इसमें से जो एक नलिका होती है भोजन और ऑक्सीजन को बच्चे को माता से प्राप्त होता है, और बाकी जो 2 धमनी या 2 नलिकाएं होती हैं, इनको धमनी भी कहते हैं, बाकी जो 2 धमनियां होती ये अपशिष्ट पदार्थ को भ्रूण से प्लेसेंटा को देती है। यानी कि प्लेसेंटा को बच्चे से जोड़ने का काम करता है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। प्लेसेंटा ये अलग है और ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड। तो उम्मीद है आप सभी को अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया था ऑप्शन सी, अम्बिलिकस तथा जिफिस्टनरम को मिलाने वाली रेखा के एक निचले तिहाई भाग और ऊपरी 2/3 भाग के मिलान बिंदु पर, ठीक है, ये होता है फंडल ऊंचाई 28 वीक्स की अवधि पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्यूरिपेरियम की अवधि होती है। प्यूरिपेरियम क्या है? बहुत ध्यान से आप सभी समझेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले राइट आंसर देख ले तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 42 डेज, 42 दिन। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि प्यूरिपेरियम होता क्या है। इसी प्यूरिपेरियम को हम बोलते हैं प्रसवोत्तर अवधि। प्रसवोत्तर अवधि। बहुत ध्यान से आप समझेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रसव उत्तर अवधि यानी कि प्रसव होने के बाद, बच्चे के जन्म के बाद की एक ऐसी अवधि जिसके दौरान माता का शरीर अपने पहले की स्थिति में वापस आता है। यानी कि गर्भावस्था से पहले वाली जो स्थिति होती है माता की, बच्चे के जन्म के बाद की जो अवधि, यानी जिस अवधि के बाद माता की स्थिति पहले वाली स्थिति में सामान्य अवस्था में आ जाती है पूरी तरीके से, उसी अवधि को बोलते हैं प्यूरिपेरियम या प्रसवोत्तर अवधि। और ये अवधि 6 से लेकर के 8 सप्ताह की होती है। 6 से लेकर के 8 सप्ताह की होती है। 6 से लेकर के 8 सप्ताह यानी कि 42 डेज से लेकर के 56 डेज तक। तो ये भी राइट आंसर होता। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो प्यूरिपेरियम अवधि के दौरान या प्रसवोत्तर अवधि के दौरान अगर कुछ बदलावों को देखेंगे, सबसे पहले बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 3 से 4 दिनों तक, ये डिपेंड करेगा डिलीवरी कैसे किस प्रकार से हुई है, या फिर 3 से 4 दिन या फिर ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होती है, योनि से रक्त रंजित ब्लीडिंग होती है। इसके बाद धीरे धीरे ब्लीडिंग हल्का भूरा, पीला या फिर सफ़ेद कलर का होने लगता है। फिर धीरे धीरे ये स्थिति सामान्य हो जाती है, गर्भाशय सिकुड़ करके अपने सामान्य आकार में आ जाता है। तो उम्मीद है आप सभी को प्यूरिपेरियम अवधि या प्यूरिपेरियम क्या है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से लोशिया अल्बा का लक्षण है, सिम्टम है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन से आप इसको कोरिलेट करके समझेंगे। लोशिया या फिर लोकिया, लोकिया अल्बा कहते हैं इसको। तो जो प्यूरिफेरियम की अवधि अभी हम लोग देख रहे थे, यानी कि प्रसवोत्तर की अवधि देख रहे थे, तो उसी प्रसव के बाद यानी कि बच्चे के जन्म के बाद रक्तस्राव ब्लीडिंग होता है, और उस ब्लीडिंग का भी जो अंतिम चरण है उसी को बोलते हैं लोकिया अल्बा का सिम्टम। इसमें पीले सफ़ेद रंग का स्राव होना, बहुत कम या बिल्कुल भी, बहुत कम या फिर बिल्कुल भी हो सकता है कि ब्लीडिंग देखने को न मिले, या फिर बहुत हल्के कुछ ऐसे थोड़े बहुत कुछ स्पॉट टाइप के देखने को मिल सकते हैं। यानी कि लोकिया अल्बा जन्म, बच्चे के जन्म होने के बाद 2 से लेकर के 6 सप्ताह, जो लास्ट डेज आप देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे थे कि 6 से लेकर के 8 सप्ताह पूरी अवधि होती है प्यूरिपेरियम की, यानी कि प्रसवोत्तर की जो अवधि होती है, सामान्य अवस्था में माता की आने की जो अवधि होती है। तो लगभग उस अवधि के आप अंतिम चरण में बिल्कुल हैं, यानी अंतिम चरण में जो सिम्टम देखने को मिलते हैं ब्लीडिंग का, रक्तस्राव का, इसी को लोकिया अल्बा कहा जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, लोकिया अल्बा के अंतर्गत 2 से लेकर के 6 सप्ताह के बाद जो ब्लीडिंग होती है, तो इसमें जो है लगभग सफ़ेद रक्त कोशिकाओं ये जो टूट करके निकलते हैं, आप देखेंगे इसमें अपने गर्भाशय को ठीक करने, शरीर को रिकवर करने की प्रक्रिया होती रहती है इस दौरान। ठीक है। तो प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव को ही लोकिया कहते हैं। ये लोकिया है, लोकिया। बच्चे के जन्म के बाद होने वाले ब्लीडिंग को, रक्तस्राव को ही लोकिया कहा जाता है। इसमें जो भी बची हुई प्लेसेंटल कोशिकाएं होती हैं, या फिर एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग की कुछ जो परत होती है थोड़ी बहुत बची भी होती है, तो ये सभी तरल पदार्थ के रूप में निकलते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, स्तनपान कराने वाली महिला को प्यूरिपेरियम के दौरान कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए। प्यूरिपेरियम की अवधि कौन सी है, यानी वह अवधि जिस अवधि के दौरान माता अपने गर्भावस्था की पूर्व की स्थिति में वापस आ जाती हैं। 42 डेज से लेकर के 56 डेज, 6 वीक से लेकर के 8 वीक्स, इस दौरान स्तनपान कराने वाली माता को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए, कैलोरी लेनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 500 किलो कैलोरी। आप ये समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 300 किलो कैलोरी, अतिरिक्त किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि स्तनपान कराने वाली, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माता को 500 से लेकर के 600 किलो कैलोरी तक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रथम गर्भा महिला प्रीमी ग्रेविडा में सामान्यतः प्रसव की कुल अवधि होती है। ध्यान से देखिएगा आप सभी, अगर किसी महिला की पहली प्रेगनेंसी है तो प्रसव की अवधि 12 से लेकर के 24 घंटे होती है, 12 से लेकर के 24 घंटे होती है। और अगर दूसरी या फिर तीसरी प्रेगनेंसी है तो यही जो अवधि होती है 8 से लेकर के 12 घंटे होती है, जो सामान्य अवधि होती है प्रसव की, बच्चे के जन्म की। बच्चे के जन्म की कुल 3 प्रक्रिया, 3 चरण होते हैं, और पहले चरण में भी 2 भाग होते हैं, उसके बाद फिर दूसरा चरण,
तीसरा चरण, पहले चरण में बच्चे की जन्म की तैयारी होती है, माँ के शरीर की पूरी तैयारी होती है, कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं। दूसरे चरण में बच्चे का जन्म होता है और तीसरे चरण में प्लेसेंटा बाहर आता है। ये ऑलरेडी हम थियरी क्लास में भी और प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप सभी को बता चुके हैं। इसी तरीके से माहवारी की जो टोटल डेज होती है 28 डेज, उसमें भी 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो अगर पहली प्रेगनेंसी होगी तो प्रसव की अवधि कितनी हो सकती है, 12 से लेकर के 24 घंटे, और उसके बाद की जो प्रेगनेंसी होगी उसमें प्रसव की अवधि आमतौर पर 8 से लेकर के 12 घंटे होती है। तो यहाँ पर 12 से 24 घंटे तो ऑप्शन है नहीं, 14 से 16 घंटे यहाँ पर है, तो आपको यही आंसर करना है, 14 से लेकर के 16 घंटे। कुछ चीज़ें आपसे भी थोड़ा सा और देख लीजिए। ये जो 12 से 24 घंटे की जो अवधि होती है, इसमें जो पहला चरण होता है यानी बच्चे के जन्म की तैयारी, यही चरण सबसे लंबा होता है। और इसी चरण में यानी पहले चरण में ही, फर्स्ट स्टेज में ही प्रसव की पीड़ा शुरू होती है, गर्भाशय ग्रीवा खुलती है, और उसमें भी जो प्रारंभिक अवस्था होती है 6 से 8 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर 8 से 10 सेंटीमीटर तक गर्भाशय ग्रीवा का मुंह खुलता है। इसी को पहले चरण को ही प्रारंभिक प्रसव कहते हैं और सक्रिय प्रसव। इस प्रकार से 2 भाग हमने आप सभी को बताया था। बाकी गर्भावस्था की सामान्य अवधि 40 वीक्स की, या फिर 280 दिन की, या फिर 9 महीने 7 दिन की। और ये डेट कैसे निकाला जाता है, तो जो आखिरी माहवारी आई हुई होती है उस माहवारी के पहले दिन से शुरू होती है गर्भावस्था की डेट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से असामान्य प्रसव या फिर एबनॉर्मल लेबर के लक्षणों में शामिल है। आप सभी यहाँ पर एक वर्ड देख रहे होंगे, यूटोसिया। यूटोसिया मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, यूटोसिया। यूटोसिया क्या है, इसका हिंदी में अर्थ होता है सहज प्रसव। सहज प्रसव यानी कि नेचुरल डिलीवरी, सामान्य प्रसव या फिर सहज प्रसव या फिर नेचुरल डिलीवरी, इसी को कहा जाता है यूटोसिया। तो यहाँ पर बात हो रही है असामान्य प्रसव की, तो ये ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी का और तैयार हो गया यूटोसिया के बारे में। फिर इसके बाद देखिए आप सभी, इसकी शुरुआत स्वतः होती है, नहीं, स्वतः शुरुआत जो है यूटोसिया में होता है, सहज प्रसव में होता है, जितना कि असामान्य प्रसव में स्वतः शुरुआत नहीं होती है। फिर आगे देखिए, गर्भस्थ शिशु की गर्भ प्रसूति ब्रीच या कंधा हो सकती है, जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ब्रीच डिलीवरी में उल्टी, मतलब बच्चे का पैर पहले आएगा, उसके बाद सिर बाहर, लास्ट में बाहर निकलता है, और सामान्य प्रसव में सिर पहले आता है। प्रसव से संबंधित जटिलताएं अनुपस्थित होती हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गया, ठीक है, इसको आप सभी सही कर लेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। प्रसव की द्वितीय अवस्था के बारे में सत्य कथन है। प्रसव की कुल 4 अवस्था है, प्रसव की कुल 3 अवस्था है। पहले स्टेज में माँ का शरीर बच्चे के जन्म के लिए तैयार होता है, और इसमें भी 2 चरण हैं, प्रारंभिक और सक्रिय प्रसव। सेकेंड स्टेज में बच्चा बाहर आता है, और थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आता है। यहाँ पर बात हो रही है द्वितीय अवस्था के बारे में, यानी बच्चे का जन्म हो गया द्वितीय अवस्था में। अगर यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे आप सभी, तो ऑप्शन बी। यह अवस्था सर्विक्स के पूर्ण विस्तारित होने के साथ प्रारंभ होती है तथा गर्भस्थ शिशु के बाहर आने के साथ ही समाप्त हो जाती है। यानी कि सेकेंड स्टेज में सर्विक्स जितना खुलना होता है उतना खुल जाता है, यानी पूरी तरीके से विस्तारित हो जाता है, और इसके बाद गर्भस्थ शिशु का जन्म यहीं से हो जाता है, और गर्भस्थ शिशु के जन्म होने के साथ ही द्वितीय चरण समाप्त हो जाता है, और सर्विक्स भी अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, वास्तविक प्रसव पीड़ा के प्रारंभ होने के साथ शुरू होती है तथा सर्विक्स के पूर्ण विस्तारित होने के साथ समाप्त होती है, ये फर्स्ट स्टेज हो गया, पहला चरण हो गया। और अगर आप तीसरा सी वाला ऑप्शन देखेंगे,
फेटस के बाहर आने के साथ प्रारंभ हो जाती है तथा प्लेसेंटा की डिलीवरी के साथ ही समाप्त हो जाती है। ये आपका थर्ड स्टेज है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको 3 क्वेश्चन मिल गया, यानी कि प्रसव की प्रथम अवस्था ये डिफिनीशन है, प्रसव की द्वितीय अवस्था यहाँ पर ये डिफिनीशन हो गया और प्रसव की तृतीय अवस्था ये हो गया। तीनों को आप सभी बहुत ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया था कि आपको एक क्वेश्चन में 3 आपको क्वेश्चन और मिल गए। ठीक है, फिर से देख लीजिए। प्रसव की पहली अवस्था में माँ का शरीर बच्चे के प्रसव के लिए तैयार होता है, प्रसव पीड़ा आरंभ होती है और सर्विक्स के पूर्ण विस्तारित होने के साथ ये अवस्था समाप्त हो गई और वहीं से सेकंड स्टेज आरंभ हो जाएगा और बच्चे के जन्म के साथ समाप्त होगा और थर्ड स्टेज बच्चे के जन्म के होने के तुरंत बाद स्टार्ट होगा और प्लेसेंटा के बाहर आने के साथ समाप्त हो जाएगा। तो ये तीनों आप सभी याद रखेंगे। ये प्रसव के 3 चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले कहलाते कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब आप ऐसे समझिए क्वेश्चन को कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस को क्या कहा जाता है। एक तो होता है मिथ्या, मतलब फॉल्स लेबर पेन होता है और दूसरा होता है एक्चुअल लेबर पेन, यानी कि वास्तविक प्रसव पीड़ा, और ये हो गया झूठी प्रसव पीड़ा। तो ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन ये फॉल्स लेबर पेन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी से मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पार्टोग्राफ के उद्देश्यों में शामिल है। पार्टोग्राफ ये क्या होता है? सबसे पहले आंसर देख लीजिए आप सभी, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे इसको अच्छे से। अति शीघ्र प्रसव की असामान्य प्रगति का पता लगाने हेतु इसका उपयोग करते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही है। गर्भवती महिला तथा उसके फेटस यानी उसके भ्रूण के प्रसव के दौरान किए जाने वाले असेसमेंट यानी मूल्यांकन को अधिक गुणात्मक बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। गर्भवती महिला तथा फेटस में मौजूद समस्याओं का शीघ्र पता लगाने के लिए, तो यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हैं, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो पार्टोग्राफ प्रसव के दौरान माँ और बच्चे की स्थिति की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का उपकरण होता है। यह कागज़ की शीट पर समय के साथ, टाइम के साथ कुछ डाटा उसमें रिकॉर्ड करते हैं और उस डाटा के आधार पर एनालाइज करते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स का फैलाव, भ्रूण की हृदय गति यानी बच्चे की हार्ट बीट, प्रसव की अवधि, कुछ और भी इसी प्रकार के इसमें संकेतक शामिल होते हैं। ठीक है, तो पार्टोग्राफ का इस्तेमाल करके इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि अगर ध्यान से समझेंगे तो इसमें अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी है यानी बच्चे के साथ प्रसव में कोई भी दिक्कत आती है, उसकी निगरानी, उसका पता तुरंत चल जाता है। माँ और बच्चे की स्थिति का पता चल जाता है। सब कुछ सामान्य है कि नहीं इसका पता चल जाएगा और जल्दी से चीज़ें पता चल जाती है। उसके बाद अगर कोई उसमें क्रिटिकल सिचुएशन है तो उसका फिर निदान भी समय से किया जा सकता है, समय सीमा के अंदर किया जा सकता है। यानी कि प्रसव के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में जल्दी से पता लगाने में मदद करता है पार्टोग्राफ। ठीक है, सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान होने वाली घटना है। अभी हम लोगों ने देखा पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो अब यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपसे भी आंसर देख लीजिए। सर्विक्स का पूर्ण विस्तारण, यह है प्रसव की द्वितीय अवस्था, गर्भस्थ शिशु का बाहर आना, और यह है प्रसव की तृतीय अवस्था, एक्सप्लूजन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का बाहर आना। ठीक है, इसको भी आप सभी याद रखेंगे। ये सेकेंड हो गया चरण और ये थर्ड चरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, अपगार स्कोरिंग के दौरान निम्न लक्षण का आकलन किया जाता है। त्वचा का रंग या फिर हृदय धड़कन की दर या फिर श्वसन दर या फिर उपर्युक्त सभी, आपको बताना है राइट आंसर। तो यहाँ पर ये तीनों ही सही हैं, मतलब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अपगार स्कोरिंग क्या है? अभी हम लोगों ने पार्टोग्राफ को समझा, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे अपगार स्कोरिंग को। ध्यान से समझेंगे आप सभी। अपगार स्कोरिंग या फिर अपगार स्कोर एक परीक्षण होता है
यह परीक्षण बच्चे के जन्म के तुरंत बाद नियोनेट यानी कि नवजात शिशु के लिए किया जाता है। और इस परीक्षण में बच्चे की हृदय गति यानी कि उसकी हार्ट बीट, उसके मांसपेशियों की टोन और कुछ अन्य जो सिम्टम होते हैं, संकेत होते हैं, उनका पता लगाया जाता है। और उसके बाद फिर चिकित्सकीय देखभाल की जाती है उसकी सहायता से। ठीक है, तो अपगार स्कोर क्या है? बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बच्चे के चिकित्सकीय जांच के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का नाम है। इसमें बच्चे का त्वचा का रंग, चाहे हृदय की धड़कन की दर हो, श्वसन की दर हो, मांसपेशियां, सब कुछ इसमें पता करते हैं। तो 21 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22, नवजात में पाए जाने वाले रूटिंग रिफ्लेक्स के बारे में सत्य कथन है। रिफ्लेक्स क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब होता है कोई चीज़ वापस आना, मतलब प्रतिवर्ती। यानी किसी चीज़ का रिएक्शन देना। जैसे आप देखेंगे छुई मुई का पौधा होता है, अगर उसको टच करेंगे तो पौधा सिकुड़ जाता है, अपने आप को सिकोड़ लेता है। तो वो क्या है? उसका रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया है उसकी तरफ से। अगर चारों में ध्यान से देखेंगे, नवजात में पाए जाने वाले रूटिंग रिफ्लेक्स के बारे में यहाँ पर अगर सत्य कथन की बात करेंगे तो यहाँ पर तीसरा वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवजात के मुंह के किनारे के उसके गाल को छूने पर वह स्टिमुलस की दिशा में सिर घुमा लेता है। इसको आप सभी और ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम नहीं चाहते कि आगे कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी से आप वंचित न रहें। आपको इसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि आगे कैसा भी क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होने वाला है। ध्यान से समझिएगा आप सभी। नवजात शिशुओं में रूटिंग रिफ्लेक्स की हम लोग स्टडी कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, इसके अंतर्गत क्या होता है। तो रूटिंग रिफ्लेक्स के अंतर्गत जब बच्चे के मुंह के कोने को छुआ या फिर सहलाया जाता है, बच्चे के मुंह का कोना को छूते हैं या फिर सहलाया जाता है, तो इससे बच्चे को दूध पीने के लिए निप्पल खोजने और उसे पकड़ने में मदद मिलती है। ठीक है, यह ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर अगर इसको मॉडिफाइड कर दें कि बच्चे के मुंह के कोने को या फिर बच्चे के मुंह को टच करने पर, छूने पर बच्चा निप्पल से दूध पीने के लिए निप्पल को खोजना आरंभ कर देता है, तब ये सही होता। सेकेंड देखिए, रूटिंग रिफ्लेक्स बच्चे में लगभग 4 महीने तक रहता है, लगभग 4 महीने तक। रूटिंग रिफ्लेक्स के बाद बच्चे के अंदर फिर एक नेक्स्ट रिफ्लेक्स की प्रक्रिया आरंभ होती है जिसको बोलते हैं चूसने वाला रिफ्लेक्स। यानी कि जैसे ही बच्चे के मुंह से निप्पल टच होता है और उसके बाद बच्चा निप्पल को चूसना शुरू कर देता है, इसी को बोलते हैं लैचिंग। लैचिंग, ये कुछ वर्ड हैं, आप सभी देख लीजिए अच्छे से। और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न लगातार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का पेपर का लेवल होता जा रहा है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से बाहर का आए। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा ये सारी चीज़ें हम कई बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। बस आप सभी ध्यान से पर डे की क्लास आप सभी देखते चलें। और जिन भी सिस्टर को क्लास ज्वाइन करनी हो आप तुरंत क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतनी ही आपको बाद में दिक्कतें होंगी। ठीक है, क्लास के बारे में एक बार फिर से हम बता देते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार का बैच है। एक तो है कि आप यूट्यूब चैनल पर ही मेंबरशिप के लिए आप वहाँ से ज्वाइन बटन पर क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 299 की फ़ीस है पर मंथ। पीडीएफ के लिए आपको अलग से टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे। 1499 की फ़ीस है, ये वन टाइम फ़ीस है पूरे एग्ज़ाम डेट तक के लिए। इसके लिए आपको टेलीग्राम आपके मोबाइल में होना चाहिए और इसमें टेलीग्राम पर ही पेड बैच है। यहाँ पर भी आपको यूट्यूब वाली क्लास, लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। इसमें आपको दोबारा फ़ीस एग्ज़ाम डेट तक नहीं देना होगा। और तीसरा है कि अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो 499 का शुल्क है, पूरे एग्ज़ाम डेट तक आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों बैच के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, और इसमें फ़ीस पेमेंट करने के बाद आप सभी को बैच में ऐड कर दिया जाएगा।
और यूट्यूब मेंबरशिप वाले बैच में आपको वहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ही ऐड होना पड़ेगा। एक बार वहाँ पर ऐड होने के बाद आप अपनी आईडी के साथ बता सकते हैं हमें, तो उसके बाद फिर हम आपको पीडीएफ वाले ग्रुप में ऐड कर देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है हमारे बैच से जुड़ने के लिए। तैयारी इस प्रकार से करिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो, और हमारी कोशिश यही होती है कि आप जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं आप सभी का सिलेक्शन होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जन्म के समय सामान्य नवजात का वजन होता है। जन्म के समय सामान्य नवजात का वजन 2.5 किलोग्राम से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल सकता है, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस मान के चलते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 2.5 से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक बच्चे का वजन होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल सबसे सटीक आंसर होगा 2.5 से लेकर के 3 किलो। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 100 ml माँ के दूध से मिलने वाली ऊर्जा है। माँ के दूध में संपूर्ण आहार, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता, सारे मिनरल्स, सब कुछ, पूरा पोषक आहार बच्चे को प्राप्त हो जाता है। WHO की भी अनुशंसा की 6 मंथ तक केवल माँ का दूध ही बच्चे को देना चाहिए, इवन पानी भी नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है 100 ml माँ के दूध से मिलने वाली ऊर्जा को लेकर के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 67 किलो कैलोरी। 67 किलो कैलोरी। थोड़ा सा आप सभी को और बता दें इसके बारे में। अब इसको देखिए, आमतौर पर ये मान करके चलते हैं कि 100 ml की खुराक बच्चे को मिली एक बार में, ये मान करके चलते हैं। बाकी अलग अलग जो दूध पिलाने वाली माता होती हैं तो ये मात्रा कम या ज़्यादा भी हो सकती है। और इसको आमतौर पर, यानी कि इससे मिलने वाली आमतौर पर ऊर्जा को 60 से लेकर के 75 किलो कैलोरी माना जाता है। 60 से लेकर के 75 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट है। अगर माँ के दूध की बात कर लें तो इस दूध में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है, पोषक तत्व सभी, ऊर्जा और प्रतिरक्षा सुरक्षा होती है। इसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं जो बच्चे को दूध के पाचन में मदद करते हैं और पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। सब कुछ इसी माँ के दूध में होता है। इसी माँ के दूध में इंसुलिन, लेप्टिन, कार्टिसोल की वजह से ही नींद आती है। ठीक है, तो इंसुलिन, लेप्टिन, कॉर्टिसोल, इन सभी के बारे में हार्मोन वाली क्लास में, थ्योरी क्लास में अच्छे से आप सभी को बता चुके हैं। इसके अलावा देखिए, माँ के दूध में वृद्धि कारक होते हैं जो टिश्यूज की मरम्मत, कोशिकाओं की वृद्धि, विकास को बढ़ावा देते हैं। माँ के दूध में ही लिनोलिक एसिड होता है। लिनोलिक एसिड के बारे में हमने आप सभी को बताया था। लिनोलिक एसिड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड होता है, क्या करता है, बच्चे को बीमारियों से बचाता है, चोट आदि से बचाता है। इसके अलावा माँ के दूध में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो कि मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जा सकते। और माँ का जो पहला गाढ़ा पीला चिपचिपा दूध होता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। माँ का पहला प्रथम गाढ़ा पीला चिपचिपा दूध उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में वसा यानी फैट की मात्रा बहुत कम होती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इनकी मात्रा और विटामिन ए इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। गाय के दूध में प्रोटीन ज़्यादा होता है और माँ के दूध में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, अगर कंपेयर करेंगे गाय के दूध से। तो इतनी सारी बातें आप सभी को माँ के दूध के बारे में अगर आपको पता है तो इससे फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आगे बनेंगे तो आपको क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है ना। प्यूरिफेरियम की अवधि होती है, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद माँ के सामान्य अवस्था में आने की पूरी अवधि कितनी होती है? 6 से लेकर के 8 सप्ताह, 42 से लेकर के 56 दिन। 26 देखिए, निम्न में, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? ठीक है, ये दोनों, ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। लोकिया अल्बा का लक्षण, इसको भी हम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका सफ़ेद रंग अथवा पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है। मतलब जो पेरिफेरियम पीरियड के जो आखिरी चरण होते हैं उस आखिरी चरण में रक्तस्राव को ही लोकिया अल्बा कहा जाता है। यानी बच्चे के जन्म के बाद होने वाली ब्लीडिंग को ही लोकिया कहते हैं। और लोकिया अल्बा में क्या होगा, जो आखिरी चरण में ब्लीडिंग हो रही है उसको लोकिया अल्बा कहेंगे। और बच्चे के जन्म के बाद माँ
माँ के जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं लोकिया। इसका भी आंसर बता चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। प्यूरिफेरियम पीरियड के दौरान माता को 500 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप सभी। प्यूरिपेरियम के दौरान महिला को दी जाने वाली एडवाइसेज में शामिल है। ये मैं आप सभी यहाँ पर रीड करेंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पर्याप्त आराम की सलाह, शुरुआती 6 महीनों तक नवजात को केवल स्वयं का दूध पिलाने की सलाह, प्रसवोत्तर या पोस्ट नेटल व्यायाम के संबंध में, प्रसवोत्तर या फिर इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पोस्ट नेटल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 29 गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक द्रव का कार्य होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार हो चुका है, इसका आंसर आप सभी करेंगे। यह आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है, यानी कि बच्चे को बाहरी किसी भी प्रकार के आघात से बचाता है, तापक्रम को सामान्य बनाए रखता है, भ्रूण की स्वतंत्र गति में सहायक होता है, यानी इसी एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 एक महिला को गर्भवती होने से बचने के लिए योनिक डायफ्राम का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? योनिक डायफ्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसे संभोग करने से 3 घंटे पहले लगाना चाहिए तथा संभोग के बाद कम से कम 6 घंटे तक वहीं यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ये वाला वर्ड, वहीं लगे रहने देना चाहिए, उसके बाद हटाना चाहिए। ठीक है, तो योनिक डायफ्राम को, यानी कि महिला को गर्भवती होने से बचने के लिए योनिक डायफ्राम को संभोग करने से 3 घंटे पहले लगाना चाहिए और संभोग के बाद भी कम से कम 6 घंटे तक उसे हटाना नहीं चाहिए, उसके बाद हटाना चाहिए। 31 प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान योनि का पीएच मान होता है, वजाइना का पीएच मान होता है अम्लीय या फिर क्षारीय या फिर उदासीन या फिर कभी अम्लीय कभी क्षारीय। ये होता है पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 तक। 7 उदासीन हो गया, 7 से इधर 0 की तरफ आएंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो गर्भावस्था के दौरान योनि का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 32 जिन प्रश्नों में ज़्यादा व्याख्या या फिर एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे हम ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, बाकी जहाँ पर आवश्यकता रहेगी वहाँ पर आपको विस्तार से बताएंगे। निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है? तो ये अवधि लगभग 3 सप्ताह की होती है, 3 वीक्स की होती है, यानी कि लगभग 21 डेज या 20 दिन के आसपास। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगर ऑप्शन में 3 वीक्स या 3 सप्ताह दिया रहेगा तब भी राइट आंसर होगा, या फिर 20 दिन। ठीक है, निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण इम्प्लांट होना किस दिन पूर्ण होता है? क्वेश्चन नंबर 33 गर्भावस्था में स्तनों में होने वाले भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन की बात की जा रही है, ब्रेस्ट में होने वाले भौतिक परिवर्तन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल राइट आंसर है। स्तन बड़े तथा उभरे हुए हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। स्तनों की वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, उनकी सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 33 का डी विल बी द राइट आंसर। वेस्कुलरिटी का सीधा सा मतलब है कि जब कोई चीज़ सॉफ्ट हो जाए, जैसे किसी चीज़ के थ्रू कोई चीज़ अगर प्रवाहित होना है तो उसके लिए वो तैयार हो जाए। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर एक सिस्टम होता है, तो जिसमें आप देखेंगे कि जो भी ब्लड का फ्लो होना होता है या फिर कुछ ऐसे भी वेस्कुलर कुछ ऐसे भी वाहिकाएँ होती हैं
जो कुछ पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन को या फिर हार्मोन को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। तो वैस्कुलर का मतलब होता है कि ईज़िली, आसानी से किसी चीज़ को अपने द्वारा प्रवाहित होने देना, फ्लो होने देना। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट आए, आप लोग निसंकोच होकर के कमेंट ज़रूर किया करिए, और हम अपने से पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी के मन में क्या डाउट आ सकता है उसको हम पहले ही समझ करके आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। 34 देखिए, निम्न में से गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। निम्न में से गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। कभी भी अगर आपको ये वर्ड दिख जाए लैक्ट, कभी भी आपको अगर ये वर्ड दिख जाए, आप इसका सीधा सा मतलब क्या समझेंगे? मिल्क या फिर दूध। ये कई बार हम आपको बता चुके हैं। तो कहीं पर भी लैक्ट वर्ड दिख जाए तो मतलब दूध से आपको उसको संबंधित करके देखना है। तो गर्भावस्था का महत्वपूर्ण, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है महत्वपूर्ण लक्षण। बाकी ये लक्षण तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है महत्वपूर्ण लक्षण, यानी कि इन तीनों में से कोई एक आपको बताना है राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महिला जो कभी लैक्टेटेड नहीं रही, उसके स्तनों से स्वीज स्रावित किए, ये स्रावित है, स्वीज स्रावित किए जा सकते हैं। 34 का सी। 35 देखिए, एक महिला में रजोनिवृत्ति मेनोपॉज के बाद होने वाले परिवर्तनों में शामिल है। 40 से लेकर के 50 वर्ष के बीच में मेनोपॉज की स्थिति हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा अलग अलग महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर। तो मेनोपॉज के बाद कई तरह के परिवर्तन महिला में देखने को मिलते हैं, जिसमें देखेंगे तो गर्भाशय का आकार छोटा हो जाना, योनि का सकरा हो जाना, अंडाशयों का सिकुड़ जाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है। मतलब 3 कथन सत्य होंगे, कोई एक कथन असत्य होगा। आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। एमनियोटिक द्रव गर्भावस्था के दौरान बच्चे को घेरे रहने वाला एक पारदर्शी तरल पदार्थ है। पारदर्शी तरल पदार्थ है जो बच्चे को बाहरी आघात से बचाता है, बच्चे को तैरने में सहायता देता है, बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बच्चे को चोट से बचाता है, उसे हिलने डुलने के लिए जगह प्रदान करता है, गति करने के लिए जगह प्रदान करता है, बच्चे की मांसपेशियों, फेफड़ों, डाइजेशन सिस्टम के विकास में मदद करता है। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसमें कुछ हार्मोन, कुछ तत्व, एंटीबॉडी ये भी शामिल होते हैं। और प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में एमनियोटिक द्रव में ज़्यादातर पानी होता है शुरुआती दौर में, और लगभग जो है 20 सप्ताह, एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से आप सभी सुनते चलेंगे, लगभग 20 हफ्ते के बाद बच्चे के मूत्र में ज़्यादा लिक्विड यानी ज़्यादा द्रव आने लगता है। प्रेगनेंसी के लगभग 36 वीक में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, और जब लेबर पेन यानी कि जो प्रसव पीड़ा स्टार्ट होती है, तो उस दौरान एमनियोटिक जो थैली, ये एमनियोटिक थैली, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड और इसके अंदर बच्चा होता है, तो एमनियोटिक जो थैली है वो खुल जाती है लेबर पेन शुरू होने पर, और उसके बाद फिर एमनियोटिक द्रव बाहर निकलने लगता है। एमनियोटिक द्रव की मात्रा कम या ज़्यादा दोनों ही समस्या है, यानी कम भी नहीं होना चाहिए सामान्य से, और ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर एमनियोटिक द्रव की मात्रा कम हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी, अगर एमनियोटिक द्रव की मात्रा कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पहले ये सब कुछ चीज़ें आपको बता चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से, और यहाँ पर बार बार रिपीट होने से, रिवीजन होने से चीज़ें आपको याद रहेंगी। ओलिगो, एक मिनट, ओलिगोहाइड्रोमनियस, फिर यहाँ पे न कर दीजिए, और यहाँ पे ओस। तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस ये कब हो, इसको कब बोलते हैं? जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से कम हो जाए, और जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं?
पॉली और आगे हाइड्रोमनियोस। यानी कि ओलिगो हाइड्रोमनियोस कब बोलते हैं? जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से कम हो, और जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन डी, ठीक है, बाकी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, HIV संक्रमण के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने का कारण है। HIV का फुल फॉर्म बताइए आप सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा CD4 लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो जाना। CD4 लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो जाना। ये करता क्या है? HIV वायरस होता है ये, और इसका आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है। ये करता क्या है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे घटते 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 फिर शरीर जो है पूरी तरीके से इसके प्रभाव में आ जाता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्णतया समाप्त हो जाती है। एक एलिसा टेस्ट करते हैं इसके लिए, एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का कार्य क्या है? प्रेगनेंसी की जांच कैसे की जाती है? यूरिन में इसी प्रोटीन की मात्रा होती है, यानी प्रेगनेंसी के बाद यूरिन में इसकी मात्रा होती है यूरिन में, और उस यूरिन में इसी प्रोटीन को ही जांचा जाता है, और इसी के माध्यम से प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। तो गर्भावस्था के 6 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम को सुरक्षित रखना, इसका काम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ये शुरुआती स्टेज में ही रिलीज होता है। तो इसका काम होता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 6 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम को सुरक्षित रखना। दूसरा देखिए, यह नर भ्रूण को लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन निर्माण के लिए स्रावित करता है। 1 मिनट रुक जाइएगा। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा से यह हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ से? प्लेसेंटा से। गर्भावस्था को हेल्प करने के लिए, सहारा देने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी होने के लगभग 10 से 11 दिन के बाद, यानी कि जब शुक्राणु अंडे को निषेचित कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है, उसके 10 से 11 दिन के बाद यूरिन में इसकी मात्रा, यूरिन में और ब्लड में भी, ध्यान दीजिएगा, यूरिन में भी और ब्लड में भी इसकी मात्रा आने लगती है। यानी कि ब्लड से भी और यूरिन से भी इसकी मात्रा को जांच करके इस बात का पता लगाया जा सकता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। और ये जो HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, इसका स्तर पहली तिमाही मतलब पहला, दूसरा, तीसरा महीना, यानी कि गर्भावस्था के लगभग 10 से 12 सप्ताह के अंत में सबसे अधिक होता है। फिर बाकी गर्भावस्था के जो बाकी समय है उसमें इसकी मात्रा घटने लगती है। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से आप सभी सुनते समझते चलेंगे, ठीक है। तो प्लेसेंटा से उसका उत्पादन होता है, और निषेचित अंडा जैसे ही गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है, यानी कि उसके बाद प्लेसेंटा इसके बनने की प्रक्रिया आरंभ कर देता है। जब प्लेसेंटा बनेगा तभी तो इसका उत्पादन करेगा, उसके पहले तो उत्पादन होगा नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब दूसरे माहवारी की जब डेट नहीं आती है तो उसमें देखेंगे कि लगभग 6 दिन 7 दिन के बाद इसकी जांच करने की सलाह दी जाती है, यानी कि अगले महीने में। इसके कुछ और भी काम होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम और क्या होता है? प्रेगनेंसी होने के बाद मासिक धर्म को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी के बाद मासिक धर्म को रोकने के लिए, यानी कि अब अंडाशय से अंडा रिलीज ना हो। इसके अलावा गर्भाशय की अंदरूनी परत को मोटा करने में भी मदद करता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे बाकी के पॉइंट के साथ में। प्रेगनेंसी होने के लगभग 10 से 12 दिन के बाद से यूरिन में HCG हार्मोन आना शुरू हो जाता है।
उसके बाद अगर प्रेगनेंसी की जांच की जाए तो बिल्कुल सटीक परीक्षण किया जा सकता है प्रेगनेंसी को लेकर के। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा HCG टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु का उत्पादन करने में भी मदद करता है। ठीक है, यानी कि पहला वाला तो करेक्ट है ही, दूसरा वाला भी करेक्ट है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि गर्भावस्था के बाद 6 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम को सुरक्षित रखना, अंडे रिलीज होने को रोकना, माहवारी को रोकना, गर्भाशय की अंदरूनी परत को मोटा करना। ठीक है, और इसके अलावा नर भ्रूण को लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन निर्माण के लिए भी स्रावित करना, शुक्राणु उत्पादन में भी सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं और इसमें 3 कथन सत्य है, कोई एक कथन इसमें असत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें असत्य है, वही राइट आंसर होगा क्वेश्चन के लिए। कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक मतलब हार्ट से पंप होने वाला ब्लड। तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु की वजह से माता की श्वास दर भी तेज हो जाती है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है। जब हृदय की गति बढ़ेगी तो हृदय से पंप होने वाले ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगी। वैसे भी देखेंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान माता में खून की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, गर्भावस्था के दौरान कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान स्ट्रोक बढ़ जाता है, स्ट्रोक मात्रा पंप होने वाले ब्लड की मात्रा, ये भी बिल्कुल सही है। गर्भावस्था के दौरान हृदय गति की दर बढ़ जाती है, कम नहीं बल्कि बढ़ जाती है, जबकि यहाँ पर लिखा क्या कम हो जाती है, मतलब ये कथन असत्य है। तो क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा यहाँ पे देख लीजिए, गर्भावस्था के दौरान सिरा परक दाब बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। अब जो सिराएं, जो धमनियाँ पहले से शरीर में है वो तो बढ़ेंगी है नहीं, ब्लड की मात्रा बढ़ गई, पंप होने की मात्रा बढ़ गई, हार्ट बीट बढ़ गया, तो सिराओं पर दबाव भी बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 40 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोई एक कथन केवल सत्य, बाकी सभी के सभी 3 इसमें असत्य होंगे। गर्भावस्था के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन का सांद्रण बढ़ जाता है, ये सही नहीं है। सांद्रण की बात बोला है, सांद्रण मतलब जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड, इसमें 100 ये है और इसमें मान लीजिए इसमें कोई एक तत्व 50% है और दूसरा इसमें 50% है। मान लीजिए ये एक तत्व जो है 50 से 60 हो गया, दूसरा हो गया 40, तो 50 से 60 होने का मतलब है कि इसका सांद्रण बढ़ गया। सांद्रण का मतलब ये होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन का सांद्रण बढ़ता नहीं है, ठीक है, ये गलत है। प्रेगनेंसी के दौरान कुल प्लाज्मा प्रोटीन स्तर बढ़ जाता है, ये सही है। प्रेगनेंसी के दौरान कुल प्लाज्मा प्रोटीन स्तर बढ़ जाता है, सांद्रण नहीं बढ़ता है, उसका स्तर बढ़ता है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब ब्लड की मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, बाकी कणिकाएँ भी होती हैं, RBC WBC प्लेटलेट्स, तो उनका स्तर बढ़ेगा, ना कि सांद्रण। सांद्रण अलग चीज़ है और स्तर मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 10 लीटर है, सपोज दैट वो 10 से 12 लीटर हो गया, तो हम बोलेंगे उसका स्तर बढ़ गया। लेकिन उस द्रव के अंदर कोई पर्टिकुलर कोई एलिमेंट अगर बढ़ता है परसेंटेज में तो बोलते हैं कि सांद्रण बढ़ गया। तो सांद्रण नहीं बढ़ता है, केवल उसका स्तर बढ़ता है, उसकी मात्रा बढ़ती है। स्तर का मतलब उसकी मात्रा बढ़ती है। ये गलत है और ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के लिए केवल राइट आंसर बी हो जाएगा। 41 देखिए, स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि हो जाती है? क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ये हमने पहले भी कराया था। 4 से लेकर के 11 किलोग्राम तक। और जो महिलाएं कमज़ोर होती हैं प्रेगनेंसी से पहले तो उनके वजन में 13, 14, 15 किलोग्राम तक वृद्धि होनी चाहिए। जो महिलाएं पहले सामान्य अवस्था में होती हैं तो उनके वजन में सामान्य वृद्धि होनी चाहिए 10-11 किलोग्राम तक। और अगर कोई महिला प्रेगनेंसी से पहले अगर उनके वजन में पहले से ही ज़्यादा अगर उनका वजन है तो उनके वजन में ज़्यादा वृद्धि ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए।
तो 4 से लेकर के 11 किलोग्राम तक वज़न में, कुल वज़न में वृद्धि हो सकती है। और इसमें भी देखेंगे तो जो पहली तिमाही है, पहला, दूसरा, तीसरा महीना है, इसमें 1 से 2 किलोग्राम तक वज़न बढ़ता है और उसके बाद प्रत्येक सप्ताह में आधा किलोग्राम वज़न बढ़ता जाएगा, आधा किलोग्राम, ठीक है, पूरे 9 महीने के दौरान। तो सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11 किलोग्राम, ऑप्शन डी। आप यहाँ पे 4-5 मत करिएगा, ये तो हमने एक रेंज बताया था आप सभी को। बाकी नॉर्मल अवस्था में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान कुल वजन में वृद्धि जो है 11 किलोग्राम के आसपास तक होनी चाहिए। 42, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि 3 कथन सत्य होंगे, कोई एक कथन सत्य नहीं है। पहला यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट, HIV संचरण की दर पुरुषों से महिलाओं में ज़्यादा है, ये सही है। स्तनपान के द्वारा भी HIV का संचरण हो सकता है। अगर माँ में HIV हो तो बच्चे में, यानी कि जो गर्भस्थ शिशु है, माँ के द्वारा बच्चे में भी हो सकता है। संक्रमित माता से उनके नवजात में HIV संचरण होने की संभावना लगभग 14 से 25% होती है, बिल्कुल सही है। HIV संचरण की दर महिलाओं से पुरुषों से महिलाओं की तुलना में ज़्यादा है, ये उल्टा हो गया। ये पहला वाला देखेंगे तो ये इसका जस्ट उल्टा है, यानी कि ये वाला कथन गलत है, डी वाला। तो क्वेश्चन के लिए राइट आंसर डी हो जाएगा, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 43 देखिए इसके बाद, रक्त तथा मूत्र में HCG की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HCG का फुल फॉर्म भी आप सभी को पता होना चाहिए। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की मात्रा, अधिकतम मात्रा इसकी कब पहुंचती है? ब्लड और यूरिन में। गर्भावस्था के 60 से 70 दिनों में, यानी कि 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद इसकी मात्रा घटने लग जाती है। 44 देखिए, जेनाइटल प्रोलैप्स के लक्षणों में शामिल है। 44, सबसे पहले यहाँ पर राइट आंसर आप सभी देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि जेनाइटल प्रोलैप्स की दशा में मूत्र त्यागने में परेशानी होगी, पीठ दर्द, मल त्यागने में परेशानी, ये सभी के सभी सही हैं। होता क्या है जेनाइटल प्रोलैप्स, इसको एक और नाम भी इसका है, उसको बोलते हैं यूटेरिन प्रोलैप्स। यूटेरिन प्रोलैप्स, इसमें होता क्या है, गर्भाशय आगे की तरफ निकल जाता है और ये सिचुएशन उम्र बढ़ने के साथ होती है, यानी कि गर्भाशय के आसपास के जो मसल्स होती हैं, स्नायु बंधन होते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। इसकी वजह से ऐसा होता है, गर्भाशय नीचे की तरफ, बाहर की तरफ निकलने लगता है और इसके बाहर निकलने के लिए कुछ उसमें ट्रीटमेंट भी की जाती है, शल्य चिकित्सा भी इसके लिए उपलब्ध है, या फिर जो कुछ सर्जरी या फिर नॉन सर्जरी, दोनों चीज़ें इसके लिए उपलब्ध है। ठीक है, जो पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां होती हैं वो ढीली होने लगती हैं और इसके बाद फिर देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसकी वजह से आने लगती है, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा होगा। इसी को हिंदी में कहते हैं गर्भाशय भ्रंश। गर्भाशय भ्रंश कहते हैं इसी को हिंदी में, गर्भाशय भ्रंश। ये होता कब है? ज़्यादा उम्र होने पर, या फिर ज़्यादा प्रसव होने की दशा में, या मेनोपॉज की दशा में, या फिर कोई पहले पेल्विक सर्जरी हो चुकी हो, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और इसमें आप देखेंगे आप सभी की जब मेनोपॉज हो जाता है, रजोनिवृत्ति हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी, रजोनिवृत्ति जब हो जाती है, जब रजोनिवृत्ति हो जाती है तो अंडाशय से अंडे का रिलीज होना स्टॉप हो जाता है, यानी कि मासिक धर्म का आना बंद हो जाता है। उसमें कुछ हार्मोन भी जो रिलीज होता है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो ये सभी हार्मोन भी रिलीज होने बंद हो जाते हैं। इसमें कुछ और भी दिक्कतें होती हैं, जैसे जितना आपने यहाँ पर देखा, मूत्र त्यागने में परेशानी होना, पीठ दर्द होना, मल त्यागने में परेशानी होना। कुछ पॉइंट इसमें आप सभी और ऐड कर लीजिए, जेनाइटल प्रोलैप्स, या इसी को बोलते हैं यूटेराइन प्रोलैप्स,
या इसी को बोलते हैं गर्भाशय भ्रंश। मैं केवल भ्रंश लिख देता हूँ, गर्भाशय भ्रंश, ये सभी इसी के नाम है। तो इन तीनों के अलावा, इन तीनों पॉइंट के अलावा कुछ और भी दिक्कत होती, जैसे संभोग में दर्द होना, संभोग में दर्द होना, आवाज सॉरी इसमें एक हमने बताया था आप सभी को टैम्पोन, एक जो कप्स आता है जो कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए इसको प्रयोग करते हैं, सॉरी माहवारी के लिए एक कलेक्टिव की तरह काम करता है। टैम्पोन के बारे में हमने बताया था आप सभी को कि ये एक कप की तरह होता है जो माहवारी के दौरान रक्त को इकट्ठा करने का काम करता है। तो इसकी तो वैसे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मेनोपॉज की सिचुएशन में, लेकिन अगर केवल गर्भाशय भ्रंश की स्थिति है और मेनोपॉज अभी नहीं आया है तो उस स्थिति में फिर इसका प्रयोग करना भी उचित नहीं होता है, यानी इसके प्रयोग में कठिनाई आती है। तो ये सभी पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं जेनाइटल प्रोलैप्स के बारे में। 45 देखिए इसके बाद, प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है पूछा, मतलब 3 परिवर्तन होते हैं, कोई एक परिवर्तन नहीं होता है। आपको बताना है कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। सर्विक्स कोमल हो जाती है, बिल्कुल राइट है ये। सर्विक्स मुंह के होठों की तरह महसूस होती है, ये भी सही है। सर्विक्स का नीला रंग खराब होने लगता है, हल्का होने लगता है। सर्विक्स नाक की टिप की तरह महसूस होती है। प्रेगनेंसी के दौरान ये गलत है, ठीक है। सामान्य अवस्था में ये सही होता, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये गलत हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 46, गर्भावस्था की वह समयावधि जिसे प्रथम तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला, दूसरा, तीसरा महीना ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहली तिमाही हो गई। चौथा, पांचवा, छठा महीना ये दूसरी तिमाही हो गई गर्भावस्था की, सेकेंड ट्राइमेस्टर हो गया। सातवां, आठवां, नौवां महीना ये थर्ड ट्राइमेस्टर है, तीसरी तिमाही है प्रेगनेंसी की। एक महीने में लगभग 4 सप्ताह, 2 दिन उसमें और ऐड कर दीजिए, यानी कि लगभग जो है प्रेगनेंसी का जो पहला 12 सप्ताह होता है, यानी कि जो पहला 3 महीना होता है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रथम तिमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। प्रेगनेंसी का पहला ट्राइमेस्टर यानी कि पहली जो तिमाही है, पहले, दूसरे, तीसरे महीने को मिला करके बोलते हैं, यानी कि पहले शुरुआत के 12 सप्ताह को बोलते हैं। 47, निम्न में से कौन सी संरचना जननांगों में शामिल नहीं है? जनन अंगों में, यहाँ पे होना चाहिए था महिला जनन अंगों में, महिला जनन अंगों में शामिल नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी। स्पर्म और सीमेन में क्या अंतर है? सीमेन, सीमेन की स्पेलिंग क्या होगी? मैं हिंदी में लिख दूँ या सीमेन ऐसे में लिख देता हूँ सीमेन। इन दोनों में अंतर क्या है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु और सीमेन यानी कि वीर्य, इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे इसको ई कर लीजिए, SEMEN, अब सही है सीमेन की स्पेलिंग। बेसिकली देखिए, स्खलन के दौरान पुरुष के मूत्र मार्ग से निकलने वाला सफ़ेद गाढ़ा द्रव सीमेन कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है, सॉरी सीमेन कहा जाता है, वीर्य कहा जाता है। और इसमें 10% भाग शुक्राणु होता है। इस स्पर्म में, इस सीमेन में 10% स्पर्म होता है, यानी कि 10% शुक्राणु होता है। बाकी जो 60% भाग इसमें शुक्राशयी द्रव होता है, यानी कि जहाँ पर ये स्टोर होता है। सबसे पहले टेस्टी से इसका उत्पादन हो गया, शुक्राशय में जाकर के स्टोर होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्रंथि से द्रव रिलीज होता है जो कि आकर के इसमें मिक्स होता है। तो इसमें यानी कि 100% सीमेन में, वीर्य में 10% शुक्राणु होता है, 60% शुक्राशयी द्रव होता है और 30% प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला द्रव होता है। ठीक है, कम से कम आपको ये तो आपको ज़रूर याद रखना है कि 10% ही इसमें शुक्राणु होता है पूरे स्पर्म में, यानी कि शुक्राणु स्पर्म का एक भाग है।
फिर आगे देखिए आप सभी, हमने महिला जनन अंगों, जब हमने टॉपिक कराया था थ्योरी टॉपिक, उसमें हमने आप सभी को बताया था कि महिला जनन अंग में बाह्य जनन अंग और आंतरिक जनन अंग आते हैं। और उसमें भी हमने जो बताया था आप सभी को, बाह्य जनन अंग में प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, वेस्टिबुल, बार्थोलेन की ग्लैंड, फिर सर्विक्स, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, वो सभी आंतरिक में आ गए थे। ये हमने पूरा आपको अच्छे से बताया था। बेसिकली ये होता क्या है, बार्थोलेन की ग्लैंड क्या होती है, ये दो होती हैं महिला में, ये दो होती हैं और इन्हीं को वेस्टिब्यूलर ग्रंथि भी कहते हैं। इन्हीं को, इनका एक नाम और भी है वेस्टिबुलर, ये भी नाम आप याद रखेंगे, वेस्टिब्यूलर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तेजना की अवस्था में यहाँ से एक द्रव, चिपचिपा द्रव टाइप का रिलीज होता है। और क्लाइटोरिस ये पुरुष के शिश्न की तरह महिला में पाए जाने वाला एक उत्तेजक अंग होता है, जो कि देखेंगे कि बाह्य जनन अंग के सबसे अग्रभाग पर स्थित होता है। यूटेराइन ट्यूब क्या है, सिंपल सा बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पर अंडा एम्पुला नामक स्थान पर स्थित होता है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ये जो है पुरुष से जनन अंग का भाग है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ पर महिला आप ऐड कर लेंगे आप सभी, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा महिला जनन अंग में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 देखिए आप सभी, हाइपोस्पाडियास से ग्रसित व्यक्ति में क्या दिक्कत देखने को मिलेगी। हाइपोस्पाडियास, हाइपोस्पाडियास, सबसे पहले हाइपोस्पाडियास के बारे में अच्छे से आप सभी जान लीजिए। इसको अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो HYPOSPADIAS, हाइपोस्पाडियास। ये बेसिकली एक जन्मजात दोष होता है, किसमें, पुरुषों में, लड़कों में होता है, एक जन्मजात दोष होता है। इसमें लिंग में मूत्र मार्ग और चमड़ी ठीक से विकसित नहीं होती है और ऐसी सिचुएशन में लिंग के सिर पर नहीं बल्कि निचली सतह पर मूत्र मार्ग देखने को मिलता है। ठीक है, लिंग के सिर पर, आमतौर पर लिंग के सिर पर मूत्र मार्ग होता है, लेकिन हाइपोस्पाडियास से पीड़ित लड़कों में निचली सतह पर मूत्र मार्ग होता है। इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है, क्योंकि मूत्र मार्ग से ही स्पर्म निकलेगा, यहीं से स्पर्म निकलेगा और संभोग के दौरान नर से मादा में स्पर्म इसी मूत्र मार्ग से ही प्रवेश करेगा। अगर ये मूत्र मार्ग अगर यहाँ पर ना हो करके कहीं निचले स्थान पर अगर हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, योनि में ज़्यादा गहराई में शुक्राणु का संग्रह नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे लेंगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए आप सभी, ये एक जन्मजात दोष है और इसमें होता क्या है कि लिंग के सिर पर मूत्र मार्ग न होकर के कहीं निचले स्थान पर होता है, जिसकी वजह से योनि में ज़्यादा गहराई में शुक्राणु नहीं जा पाएंगे, उनका संग्रह नहीं हो पाएगा। तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइपोस्पाडियास। 49 देखिए आप सभी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप में से जिन भी बहनों को क्लास ज्वाइन करना हो आप जल्दी से बैच ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हम ऐसे ही आप सभी के लिए पूरी मेहनत करेंगे आपके सिलेक्शन के लिए और हमारी कोशिश रहती है कि 100% आप सभी का सिलेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, बैच के बारे में एक बार फिर से यहाँ पर आप सभी को बताना चाहेंगे, 3 प्रकार का बैच है। अगर आपको केवल PDF चाहिए तो आपके पास टेलीग्राम होना चाहिए और 49,499 ये फ़ीस पेमेंट करके आप इसकी स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पर भेजेंगे, हम आपको तुरंत PDF वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे और एग्ज़ाम डेट तक आपको PDF मिलता रहेगा। दूसरा है 1499, ये कंप्लीट बैच, इसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर से PDF, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इसके लिए भी आपके पास टेलीग्राम होना चाहिए और इसमें भी आप ये फ़ीस पेमेंट करके, फ़ीस की पेमेंट करके इसकी स्क्रीनशॉट आप हमें भेजेंगे तो आपको हम बैच में ऐड कर देंगे। और तीसरा है यूट्यूब पर मेंबरशिप वाला 299 का, इसमें आपको PDF, लाइव क्लास सब मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको पर मंथ की फ़ीस देनी पड़ती है। इसमें PDF में ऐड होने के लिए सबसे पहले आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा।
तो ये 3 तरह के बैच हैं, आपको जैसे भी जिस भी बैच को ज्वाइन करना हो। बाकी हमारे तरफ से सबसे अच्छा बैच आप सभी के लिए 1499 का है। केवल पीडीएफ पढ़ने से आपकी कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाएगी। अगर आप 1 घंटे का भी समय अगर आप हर दिन नहीं दे पाएंगे तो फिर कैसे आपकी तैयारी होगी, ठीक है। कितनी भी व्यस्तता हो या फिर आपकी ड्यूटी हो तो आपको 1 घंटे का समय निकालना ही चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है, आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी भी ले सकते हैं और आप इस बैच से जुड़ भी सकते हैं। 12 सप्ताह की गर्भधारण में गर्भाशय का आकार हो जाता है, इसका आंसर करिए आप सभी। 12 सप्ताह तो भ्रूण के सिर के समान, भ्रूण के सिर के समान। 50 देखिए आप सभी, एक पुरुष में वीर्य का निर्माण न हो पाना कहलाता है। एक पुरुष में वीर्य का निर्माण न हो पाना कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वीर्य मतलब सीमेन, और इसके अंदर होता है स्पर्म। स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ठीक है। तो सीमेन में 10% ही शुक्राणु होते हैं, बाकी 60% शुक्राशयी द्रव और 30% प्रोस्टेट ग्लैंड से निकले द्रव। एक पुरुष में वीर्य का निर्माण न हो पाना कहा जाता है अस्पर्मिया या फिर एस्पर्मिया। इसको हम एस्पर्मिया भी लिख सकते हैं, एस्पर्मिया भी लिख सकते हैं। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि किसी पुरुष में वीर्य का निर्माण कम होना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एजुएस्पर्मिया, अजुएस्पर्मिया या फिर एजुएस्पर्मिया। तो एजुएस्पर्मिया में क्या होता है कि वीर्य का निर्माण कम होता है, और एस्पर्मिया में क्या होता है कि वीर्य का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता है। दोनों आप याद रखेंगे अच्छे से। एस्पर्मिया में वीर्य का निर्माण बिल्कुल नहीं होता है और एजुएस्पर्मिया में निर्माण जितना होना चाहिए उससे कम होता है। तो क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके, ये आप सभी के लिए फ़िलहाल में अभी हम कई डेमो क्लास आप सभी को लगातार देते आ रहे हैं और कुछ क्लासेस हमने फ्री में आप सभी को प्रोवाइड करा दी हैं। तो जितना हो सके आप इस क्लास को, वीडियो को शेयर आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन भी बहनों को क्लास ज्वाइन करना हो आप क्लास जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप जितना देरी करेंगे उतनी ही क्लासेज आपकी पीछे की छूटती जाएंगी। आपको क्लास पीछे की क्लासेज आपको कवर करने में दिक्कतें आएंगी। तो टाइमली आप सभी क्लास ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को आप सभी जितना हो सके शेयर आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी आप सभी ज़रूर कर दें। और क्लास कैसे लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।